नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? बहुत बहुत स्वागत है अकाडमिक वार्ता पर। मैं श्री नारायण। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार पढ़ा। आज हम लोग जो मेडिवल हिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन यूजीसी में पूछा जाता है उसके कुछ दो तीन पॉइंट बताएंगे। लगभग यूजीसी एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो मेडिवल हिस्ट्री से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और अभी एक दो साल में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, पिछली बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि सुल्तान की अनुमति के बिना शादी वगैरह करने पर जो प्रतिबंध लगाया वो कौन सा सुल्तान, पहचानिए। इस तरीके से जैसे हम लोग जो पॉइंट देख रहे थे उनमें पहला पॉइंट ये था कि स्थायी सेना रखना। स्थायी सेना रखी उसने। इस तरीके से उसने एकताओं की जांच करी, एकताओं की जांच की। मतलब जो आमिर वर्ग था उसकी संपत्ति को जब्त किया और एकताओं की जांच करी, और मद्यपान जुआ वगैरह पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब जो शराब पीना है, जो जुआ खेलते थे लोग, इस पे प्रतिबंध लगा दिया था। यही प्रश्न पूछेगा, फिर कहेगा पहचान करिए। जो अमीर वर्ग था उसका लोगों से मेल मिलाप, बिना सुल्तान के पूछे आपस में शादी करना, विवाह संबंधी जो थे उस पर कठोर नियम लगा दिए थे उसने। विवाह संबंधी कठोर नियम। उसके बाद उसने धर्म को, अगर हम लोग देखें तो धर्म को राजनीति से अलग रखा। कहा कि मैं नहीं जानता शरीयत में क्या लिखा है, मैं वही काम करता हूँ जिससे जनता का सम्मान हो, जनता के लिए लाभदायक हो। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, धर्म का सम्मान देता था लेकिन धर्म उसको नियंत्रित रखता था, राजनीति को पहले। अच्छा, उसके बाद हम लोग जैसे सेना में देखेंगे, उसने सैनिकों की हुलिया लेना प्रारंभ किया, हुलिया लेता था। अभी पढ़ेंगे हम लोग, सुधार जब पढ़ेंगे। और घोड़े दागने, तो घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा ये प्रारंभ करवाया था। इसी तरीके से उसने कुछ कर लगाए, जैसे घरी कर, चरी कर, और भूमि को मापने का, मापन का एक पद्धति लाया जिसको विश्वा पद्धति बोलते हैं। भूमि को विश्वा पद्धति में, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, भूमि मापन पद्धति लाया। और जो बाजार नियंत्रण किया उसने, बाजार में जो बिकती थी वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु पर एक निश्चित भाव रखा। उसके लिए दीवान ए रियासत, सहाना ए मंडी जैसे पद लाया। दीवान ए रियासत, सहाना ए मंडी। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा आप। इसके बाद वो गुप्तचर है, बरीद है, मुन्हियान, या मुन्हियान, जैसे मुन्हियान से प्रश्न पूछा गया डायरेक्ट। तो यही सब पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो रहा है इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन्हीं एक एक बिंदु को आज हम लोग पॉइंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। जो अलाउद्दीन के सुधार कार्य हैं उसको देखेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। हम लोग अलाउद्दीन के सुधार के विषय में अगर देखें तो बरनी के विवरण से ज्ञात होता है कि जो खालसा भूमि है के अतिरिक्त अलाउद्दीन के पास जो 11 प्रांत में विभाजित थे, जो उसका साम्राज्य था। कभी कोई पूछता कितने प्रांतों में, शासक का नाम पूछ लेगा, फिर पूछ लेगा कितने प्रांत में विभाजित था। जैसे इस बार पिछली बार वाला जो एग्जाम हुआ है यूजीसी का, उसमें पूछा था कि मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित, इसी तरीके से पूछ लेता। तो इस बात को नोट करना चाहिए, तो नोट कर लीजिए। बर्नी के विवरण से पता चलता है कि विवरण से पता चलता है कि खालसा भूमि, अभी बताऊंगा खालसी भूमि क्या है। खालसा भूमि के अतिरिक्त अलाउद्दीन का साम्राज्य 11 प्रांतों में विभाजित था। अलाउद्दीन का साम्राज्य 11 प्रांतों में विभाजित था।
राजस्व सुधार की बात करें तो अलाउद्दीन ने राजस्व वसूली के लिए जो स्थानीय व्यक्ति थे उनमें चौधरी है, मुकद्दम है तथा खुद को नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त उसने मुतसर्रिफ है, कारकून है तथा आमिल वर्ग को भी या आमिल भी होते थे, ये सभी कर्मचारी दीवाने विजारत के अधीन रहते थे। इसी बात को लिख लीजिए। अलाउद्दीन ने राजस्व वसूली के लिए स्थानीय व्यक्ति जैसे चौधरी, मुकद्दम तथा खुद को नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त मुतसर्रिफ कारकून तथा आमिल होते थे। ये आमिल वगैरह ये जैसे जो राजस्व का कर वगैरह वसूलते थे। अब ये सभी कर्मचारी जो होते थे, ये सभी कर्मचारी दीवाने विजारत, दीवान ए विजारत के अधीन आते थे। अच्छा, जो भूमि मापन की इकाई थी वो बिश्वा में रखी गई थी। एक जैसे होता ना, अभी हम लोग देखते हैं एक एक एकड़ में लगभग एक बीघा में 20 बिस्वा, एक एकड़ में लगभग 30 बिस्वा, है ना, इस तरीके से। तो भूमि मापन की इकाई अगर कभी पूछ लेता है, भूमि मापन की इकाई, तो ये बिस्वा में रखी गई थी। बिस्वा में रखी गई थी। उसने कर की मात्रा को बढ़ा दिया था। कर की मात्रा को बढ़ा दिया। एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए और बहुत ही दो तीन बार वीडियो को देखिए और एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। बहुत ही बार ये पॉइंट पूरा लाइन पूछेगा सीधा सीधा। 1/2 कर दिया था, मतलब अर्थात 50% भू राजस्व कर। इसके अतिरिक्त जो है घर कर, मतलब गढ़ी कर, कहीं कहीं गढ़ी कर लिखा मिलेगा, मतलब गृह कर, या फिर चरही कर, चरी कर, मतलब चरागाह से ही चरागाह कर, ये अतिरिक्त कर लगा दिए थे। और भू राजस्व वसूली के लिए अलाउद्दीन ने एक नया पद का सृजन किया था। उसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। तो लिख लीजिए, भू राजस्व वसूली के लिए अलाउद्दीन ने एक नए पद का सृजन किया।
दीवाने मुस्त खराज। दीवाने मुस्त खराज। चलिए रिवीजन कर लीजिए। अलाउद्दीन ने जो राजस्व वसूली के लिए स्थानीय व्यक्ति जैसे चौधरी है, मुकद्दम है, खूत है का नियुक्ति की, और इसके अतिरिक्त मुस्तशरीफ है, कारकून है या आमिल को शामिल किया। आमिल वगैरह जो थे ये कर वसूलते थे, जो भू राजस्व कर होता था। ये सभी कर्मचारी दीवान विजारत के अधीन कार्य करते थे। पूछता है, मान लीजिए पूछ लिया भूमापन की इकाई अलाउद्दीन के समय में क्या थी, तो विश्वा थी। कर की मात्रा को उसने बढ़ा दिया था, 1/2 मतलब 50% कर उसने कर दिया था। इसके अतिरिक्त उसने 2 कर और लगाए, एक घरही कर या एक चरही कर, मतलब गढ़ी कर या चरी कर, गृह कर या चरागाह कर। और भू राजस्व वसूली के लिए उसने अलाउद्दीन ने एक नए पद का सृजन किया, दीवान मुस्तखराज। अब ये लिख देगा दीवान मुस्तखराज किस दीवान मुस्तखराज जो है वो किस विभाग से संबंधित है। तो आप यहाँ पर बता दीजिए भू राजस्व से संबंधित है। सैन्य सुधार, अगर सैन्य सुधार की बात करें अलाउद्दीन खिलजी के समय, वो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली स्थायी सेना नियुक्ति करी, और सैनिकों की नियुक्ति प्रशिक्षण वो स्वयं ध्यान देता था, जो उसकी नियुक्ति होती थी या प्रशिक्षण होती थी। और केंद्रीय सेना में भर्ती सैनिकों की हुलिया ली जाती थी, हुलिया दर्ज करवाता था। हुलिया का मतलब ये होता था, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप गए और भर्ती हो गए, मतलब आपका आप भर्ती हो गए सेना में। उसके बाद आप क्या है, आपने अपने मान लीजिए मामा फूफा लड़के को भेज दिया, और वो बड़ा कमजोर है। जब लड़ाई का नंबर आया, युद्ध करने का नंबर आया, तो पता चला आपका मामा का लड़का जा रहा, वेतन आप खा रहे हैं। तो इसलिए उसने क्या किया, एक हुलिया लेता था, दर्ज करवाता था। और उसके साथ साथ जो घोड़े होते थे, घोड़ों को दगवाने की प्रथा थी। अब हुआ क्या, उन्नत प्रजाति के घोड़े होते थे। जैसे होता यह था, मान लीजिए आपने 2 घोड़े दिखाए, कहा हम 2 घोड़े रखे हैं। आपने 2 घोड़े दिखा दिए, और आपने वेतन ले लिया, 2 घोड़ों का ले रहे हैं आप। और जब लड़ाई की बात आई तो आप भेज दिए खच्चर, गधा भेज दिया घोड़े की जगह, कमजोर घोड़ा भेज दिया। इसलिए उसने क्या किया, एक प्रथा जिसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़ों को दगवाया। और उसके साथ उसने एक अस्पा सैनिकों के साथ 2 अस्पा सैनिक भी नियुक्त किए, मतलब एक सैनिक 2 घोड़े रख सकता था। और एक अस्पा मतलब एक घोड़ा तथा एक सैनिक जो होता था, उसको 234 टका वार्षिक वेतन मिलता था, प्लस 78 टका जो है उसकी देख रेख के लिए अलग से मिलता था। यदि आप मान लीजिए 2 अस्पा का मतलब होता है 2 घोड़ा 1 सैनिक, वो अगर 2 घोड़ा रख रहा है, एक सैनिक है, और उसको मिलता था 312 टका, प्लस 78 टका जो है अतिरिक्त भत्ता मिलता था घोड़ों को रख रखाव के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर, अभी आप जेआरएफ निकाल लेते हो, तो जेआरएफ का जो आपको फेलोशिप मिलेगी, उसमें आपको जो मंथ में पैसा आता है, उसके साथ साथ आपको एचआरए मिलेगा। तो एचआरए अतिरिक्त या फिर कंटिजेंसी का मिलता है, कॉपी कलम पेन का। तो वो क्या है, अतिरिक्त खर्चा आपको। चलिए इसी बात को आप नोट करना चाहते हो, नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट बना के। सबसे पहले ये है कि दिल्ली सुल्तानों में अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। पहला सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली स्थायी सेना रखी, है ना, जिसने एक शक्तिशाली स्थायी केंद्रीय सेना रखी। स्थायी केंद्रीय सेना की स्थापना, सेना की स्थापना की या रखी, है ना, अपने हिसाब से लिख लीजिए सेंटेंस। सैनिकों की नियुक्ति व प्रशिक्षण पर स्वयं ध्यान देता था। सैनिकों की नियुक्ति व प्रशिक्षण पर स्वयं ध्यान दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि वो जो सैनिकों का हुलिया दर्ज करवाता था, सैनिकों का हुलिया दर्ज
करवाता, और उसने जो घोड़े थे उन्नत प्रजाति के, उनको सेना में रखवाया तथा उनका जो है दगवाने की प्रथा प्रारंभ करी। इसी बात को लिख लीजिए। उन्नत प्रजाति के घोड़ों को सेना में रखवाया तथा अदला बदली या भ्रष्टाचार से बचने के लिए घोड़ों को दगवाया। घोड़ों को दगवाया। एक अस्पा सैनिकों के साथ। दो अस्पा सैनिक। भी नियुक्त किए। क्या थे एक अस्पा, दो अस्पा? एक अस्पा मतलब एक घोड़ा तथा एक सैनिक। एक घोड़ा था, एक सैनिक, और इनका जो होता था 234 टंका प्लस 78 टका अतिरिक्त खर्च, ये इनको वेतन दिया जाता था। इसी तरीके से ये दूसरा लिख लीजिए, द्विअस्पा। इसका अर्थ क्या होता था? इसका अर्थ ये होता था दो घोड़े था एक सैनिक। इसको मिलता था 312 टंका प्लस 78 टंका अतिरिक्त खर्च के लिए। ये जो 78 टका है, वो अतिरिक्त भत्ता घोड़ों को रख रखाव। अच्छा, अगर किसी का मेंस वगैरह लिखना हो, जैसे यूपी टीजीटी या फिर जीआईसी का, इंटर कॉलेज का, अगर प्री आपका निकल जाता है हिस्ट्री से, टीजीटी में दो सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री और उसके साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, वो भी एक सब्जेक्ट रहता है। तो अगर आपका किसी का टीजीटी निकलता है, तो अगर ऑप्शनल मेंस लिखने के लिए आता है, तो आप अगर संपर्क करना चाहते हैं, एक बार संपर्क कर सकते हैं हमसे। हम आपको कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप उससे आप थोड़ा सा, आपके लिए आसानी हो सकती है तैयारी, है ना। बाजार नियंत्रण की बात करें, तो बाजार एवं मूल्य नियंत्रण में अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमको बरनी की तारीख है फिरोजशाही में मिलती है। इसके अतिरिक्त उस अमीर खुसरो का जो खजाइन उल फतूह है, आपसे पूछ लेता है खजाइन उल फतूह किसके समय काल में लिखी है, या फिर पूछ लेता है खजाइन उल फतूह में किस शासक के समय की स्टोरी है ना। उसी तरीके से इसामी की फुतुह सलातीन, इब्न बतूता की रहला, इन सब में बाजार नियंत्रण के विषय में जानकारी हमको मिलती है। जैसे दीवान रियासत, जो व्यापारिक एक व्यापार वाणिज्य का जो मंत्री होता था, वो सबसे बड़ा पद होता था, और उसके अधीन सहाना मंडी, इसके अधीन कार्य करते थे, जो इंस्पेक्टर टाइप का होता था। बरीद होता था, बरीद एक गुप्तचर होता था, जो अधिकारी था। और मुन्हियांस, जो गुप्तचर अधिकारी था, वह सुल्तान का गुप्तचर होता था। मतलब कहा जाए तो गुप्तचरों का गुप्तचर होता था। न्याय के लिए उसने सराय अदल नामक अधिकारी की नियुक्ति करी। परवाना नवीस
जो परमिट अधिकारी होता था, परमिट बनाता था। इस तरीके से बाजार की जो बाजार व्यवस्था की विशेषताएं थी उसको देखे तो उसने निश्चित कीमत कर दी। बाजार में बिकने वाली प्रत्येक वस्तु जो होती थी, उस वस्तु का भाव मतलब जो कीमत थी, उसको निश्चित कर दिया था। और जैसे मिलावटी पर उसने प्रतिबंध लगाया। अगर कोई कम तौलता था, घटतौली करता था या इस तरीके से कोई काम करता था तो उसको कठोर दंड देता था। यहाँ तक कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी कठोर दंड देता था, शरीर से मांस कटवा लेता था उतने जितना आपने कम तौला है। तो इससे क्या होगा? काला बाजारी रहित व्यापार हो जाएगा, वाणिज्य चलेगी। सहाना मंडी, सुहाना मंडी, ये बाजार निरीक्षक होता था। गुप्तचर जो होता था हमने अभी बताया, वो जासूस होता था। और जो मुन्हियान होता था वह गुप्तचर, ये सुल्तान का गुप्तचर होता था, मतलब गुप्तचरों का गुप्तचर। तो इसी बात को लिखना, जो लिखो पॉइंट या मेंस वगैरह में बहुत काम आएंगे ये पॉइंट्स, या कहीं भी लिखने वाली परीक्षा होती है तो उसमें बहुत काम आएगा। चलिए लिख लीजिए। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में, व्यवस्था के बारे में जानकारी वर्णन की। तारीख है फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही में मिलती है। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो के खजाइन फतू, अमीर खुसरो के खजाइन उल फतू ईसामी की फतू उस सलातीन, इब्न बतूता के रहला, इब्न बतूता के में मिलती है। इसी को याद कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में, तारीख है फिरोज शाही में, और इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो के खजाइन फतू में, और फतू सलातीन में, और रेहला में, ये जानकारी। इन सोर्सेस से हमको बाजार व्यवस्था और बाजार में मूल नियंत्रण के बारे में जानकारी हमको मिलती है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, ये क्या होता था? व्यापार वाणिज्य का जो मंत्री होता था, व्यापार वाणिज्य का मंत्री टाइप का होता था। और इसके अधीन जो होते थे, इसके अधीन जो होते थे वो सहाना ए मंडी, सहाना ए मंडी, ये सहाना ए मंडी जो होता है इंस्पेक्टर टाइप का होता था। और ये सहाना मंडी इसके अधीन कार्य करता था, दीवान ए रियासत के अधीन कार्य करता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें तो बरीद, है ना, बरीद जो होता था ये गुप्तचर होता था। और बरीद की नियुक्ति की। उसके बाद जो मुन्हियांस, ये जो होता मुन्हियांस जो होता था, ये ये भी गुप्तचर अधिकारी होता था। ये सुल्तान का गुप्तचर होता था, मतलब इसको कहें तो गुप्तचरों का गुप्तचर होता था। न्याय के लिए इसने
न्याय के लिए सराय अदल नामक अधिकारी की नियुक्ति की। सराय अदल नामक अधिकारी की नियुक्ति नियुक्त किया है ना। उसके बाद ये होता था परवाना नवीस। परवाना नवीस परवाना नवीस होता था, वो परमिट अधिकारी होता था। कोई भी बाजार में सामग्री बेचना है, कोई आता था, उसको परमिट बनवाना पड़ता था। परमिट अधिकारी। देखिए, इसने सबसे पहले दीवान रियासत की एक अधिकारी की नियुक्ति की, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था। इसके अधीन सहाना मंडी, बरीद, मुनियांस और सराय अदल, परवाना नवीस, ये अधिकारी इसके अधीन होते थे। अगर बाजार व्यवस्था की विशेषताएं की बात करें, कि विशेषताएं, तो सबसे पहले तो निश्चित कीमत। जो बाजार में बिकने वाली वस्तु थी, बाजार में बिकने वाले प्रत्येक वस्तु पर जो भाव है निश्चित किया। उसके बाद मिलावट रहित सामान। उसके बाद जो घटा तौली बेचता था, कहते हैं ना, घटतौली रहित सामान, कहते हैं ना, कठोर दंड देने वाला। इसने इस पर बहुत कठोर दंड लागू किया था। जैसे अगर जो जितना कम देता था सामान, उसका उसका उतना ही मांस कटवा लेता था। धर्म के बाद में हम लोग बात करते हैं, तो धर्म हम लोग देख रहे थे, शरीयत व धर्म को परवाह नहीं की उसने। उलेमाओं को सम्मान किया, लेकिन नियंत्रण में नहीं उसके रहा है। अगर हम लोग निर्माण काल की बात करें, तो अलाउद्दीन खिलजी के जो निर्माण कार्य हैं, निर्माण कार्य की बात करें अगर, तो 1311 में दिल्ली में अलाई दुर्ग अथवा उश्क ए सीरी का निर्माण करवाया। कुछ फैक्ट है, लिख लीजिए। दिल्ली में अलाई दुर्ग अथवा उसके सीरी का निर्माण किया। उसके बाद 1311 में कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ करवाया था, लेकिन पूर्ण नहीं करा पाया। दिल्ली में फौज खास फौज अलाई बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी की बात करें, या खिलजी वंश के पतन की बात करें, तो उसके बाद अलाउद्दीन की मृत्यु जो है, वो 1316 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद आप जान ही रहे हैं, मलिक कफूर काफी पॉपुलर हो गया था। लेकिन आमिर और कभी नहीं चाहता था कि कोई दूसरा व्यक्ति गद्दी पर बैठे। हालांकि सिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाने का पूरा कोशिश किया इसने, अ, मलिक कफूर ने सिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। लेकिन सिहाबुद्दीन को हटा के गद्दी से मुबारक शाह बैठा, और उसकी व्यवस्था को ध्वस्त किया। मुबारक शाह बैठे, जो अपने आप को खलीफा कहता था, खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण करी। उसके बाद खुसरो शाह। खुसरो शाह के बाद में, इसके बाद अ, खुसरो शाह जब गद्दी पर बैठ गया, तो वो लगभग 4.5 माह गद्दी पर बैठा। इसके बाद विद्रोह हो गया एक,
और एक नए राजवंश की स्थापना हुई, तुगलक वंश की। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश रहेगा, जिसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण दो तीन व्यक्ति हैं जिनको पढ़ना है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये पॉइंट लिखना चाहते हो लिख लो। तो हम लोग जो, चलिए पतन में लिख देते हैं, शिहाबुद्दीन, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद खुसरो शाह। अलाउद्दीन की जो मृत्यु है 1316। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। मन से आपका बहुत बहुत थैंक्स।